हाय दोस्तों, मेरा नाम ओम है और आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा हॉरर चैनल भूतकाल में। अगर आपको सच्ची आपबीती, रूह कंपा देने वाले अनुभव और रात के अंधेरे में घटी भयानक कहानियां सुनना पसंद है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। शेयर करें इसे अपने उन दोस्तों के साथ जो दिल थाम कर हॉरर सुनते हैं, क्योंकि आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई किताबी किस्सा नहीं, बल्कि मेरी अपनी आंखों देखी वो सच्ची घटना है जिसने मेरे सोचने का नजरिया ही बदल दिया। गंतव्य दूर हो और रास्ता सुनसान तो पहियों की घड़घड़ाहट भी किसी पुराने गीत जैसी लगने लगती है। मैं पिछले 15 सालों से स्टीयरिंग व्हील संभाल रहा हूं। NH 44 हो, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे हो या फिर मध्य प्रदेश के अंदरूनी इलाकों को जोड़ने वाले वे उबड़ खाबड़ राज्य राजमार्ग, जिंदगी का आधे से ज्यादा हिस्सा इस 10 चक्के के केबिन में ही बीता है। जब आप इतनी रातें सड़क पर बिताते हैं तो हवा की आहट और इंजन की आवाज से ही समझ जाते हैं कि रास्ता सही है या कोई गड़बड़ होने वाली है। उस रात मैं नागपुर से मिर्च और सूखे मसालों की बड़ी खेप लादकर ग्वालियर की तरफ बढ़ रहा था। मेरे साथ केबिन में बजनरगी बैठा था। बजनरगी नया लड़का था, मुश्किल से 20-21 साल का। उसके घर वालों ने उसे मेरे साथ इस आस में भेजा था कि 2-4 लंबे रूट मार लेगा तो हाथ साफ हो जाएगा और उस्ताद बन जाएगा। बजनरगी के चेहरे पर वही नयापन और झिझक थी जो हर नए क्लीनर में होती है। हर तीखे मोड़ पर हैंडब्रेक को कसकर पकड़ लेना, थोड़ी सी खटपट पर केबिन की खिड़की से बाहर झांकना और बिना बात के लगातार FM रेडियो के बटन घुमाते रहना। रात के करीब 12 बज रहे थे। हम शिवपुरी के जंगलों के करीब पहुंचे। आसमान में घटाएं इतनी घनी थी कि चांद का नामो निशान नहीं था। सड़क के दोनों तरफ शीशम, सागौन और महुए के इतने घने पेड़ थे कि हमारी जलती हुई हेडलाइट्स की रोशनी भी उस अंधेरे को चीरने में हाफने लगती थी। बारिश रुक रुक कर हो रही थी। जब हवा चलती तो गीले पत्तों के टकराने की आवाज ऐसी आती मानो सैकड़ों लोग सड़क के किनारे खड़े होकर फुसफुसा रहे हों। उस्ताद, कोई ढाबा नहीं आया अभी तक, पेट में चूहे कूद रहे हैं, बजनरगी ने अपनी सीट पर पहलू बदलते हुए कहा। उसकी आवाज में थकान से ज्यादा एक अनजान डर का खिंचाव था। मैंने विंडशील्ड वाइपर की स्पीड थोड़ी बढ़ाई और कहा, अरे रुक जा भाई, ये कालियाना की घाटी है, यहां सीधे सादे ढाबे नहीं मिलते। आगे 5-7 किलोमीटर बाद एक मोड़ आएगा, वहां पुराना गुप्ता जी का ढाबा है। गरम रोटी और दाल तड़का खाएंगे, फिर सीधे सुबह ग्वालियर में ही गाड़ी खड़ी करेंगे। यहां कोई और गाड़ी भी तो नहीं दिख रही उस्ताद, न आगे कोई टेल लाइट, न पीछे से कोई ओवरटेक कर रहा है। बजनगी ने शीशा थोड़ा नीचे गिराते हुए बाहर झांका। तो क्या तेरे लिए NH 8 का ट्रैफिक यहाँ लाऊं? ये अंदरूनी रास्ता है, रात को केवल वही निकलता है जिसे रूट की पक्की समझ हो। चुपचाप बैठ और ध्यान दे सामने। मैंने उसे ढांढस बंधाया, लेकिन सच कहूं तो मेरे मन में भी एक अजीब सी बेचैनी तैरने लगी थी। आमतौर पर इस हाईवे पर हर 10-15 मिनट में कोई न कोई भारी ट्रक, टैंकर या अंतर्राज्यीय बस जरूर गुजरती है, पर पिछले 1.5 घंटे से हमने सड़क पर किसी इंसानी वजूद का निशान नहीं देखा था। न कोई जलती हुई बीड़ी की चिंगारी, न सड़क किनारे रुकने वाली कोई पिकअप और न ही किसी पेट्रोल पंप की धुंधली लाइट। केवल हमारी गाड़ी का डीजल इंजन गूंज रहा था, धक 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 धक। गाड़ी जब घाटी के सबसे तीखे मोड़ पर पहुंची तो अचानक इंजन ने अजीब सी आवाज की, जैसे किसी ने फ्यूल पाइप में हवा भर दी हो। गाड़ी की रफ्तार अचानक गिरने लगी। मैंने गियर बदला, रेस पर पैर दबाया, लेकिन एक्सीलेटर पूरी तरह बैठने के बाद भी स्पीडोमीटर की सुई 20 से नीचे गिरकर 0 पर आ गई। क्या हुआ उस्ताद? बजनरगी झटके से सीधा हो बैठा। लगता है कचरा आ गया फिल्टर में। मैंने बड़बड़ाते हुए गाड़ी को बाईं तरफ कच्चे में उतारने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी बिल्कुल उस जगह जाकर पूरी तरह बंद हो गई
जहां से जंगल का सबसे घना हिस्सा शुरू होता था। हेडलाइट्स एक पल के लिए चमकी, फिर डीम हुई और पूरी तरह बुझ गई। चारों तरफ इतना गहरा और गाढ़ा अंधेरा छा गया कि मुझे अपनी खुद की उंगलियां भी दिखाई नहीं दे रही थी। केबिन का सन्नाटा ऐसा था कि हम दोनों की सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उस्ताद, टॉर्च निकालना जरा। बजरंगी की आवाज कांप रही थी। मैंने डैशबोर्ड पर हाथ मारकर पुरानी भारी वाली बैटरी टॉर्च ढूंढी और उसे ऑन किया। पीली रोशनी का एक पतला सा गोला सामने फैले अंधेरे को छेदने लगा। मैंने केबिन का दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। बाहर की हवा बेहद ठंडी और नमी से भरी हुई थी। उस हवा में मिट्टी की सोंधी महक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी सड़ांध थी, जैसे किसी पुराने बंद कुएं का बदबूदार पानी या सड़ी हुई पत्तियां बहुत दिनों से एक जगह सड़ रही हों। बजरंगी, जरा बोनट उठा, मैं फिल्टर देखता हूं, मैंने कहा। बजरंगी नीचे उतरा, लेकिन वो गाड़ी के बहुत पास सटकर खड़ा रहा। उसने अपने हाथ में एक लोहे का पाना, रेंच, पकड़ रखा था। हम अभी बोनट खोल ही रहे थे कि जंगल के भीतर से एक आवाज आई। वो किसी जानवर की आवाज नहीं थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने लोहे की बहुत बड़ी चैन को पत्थरों पर घसीटा हो। छन छन, खड़खड़। बजरंगी ने तुरंत टॉर्च मेरी तरफ से खींचकर उस दिशा में घुमाई। उस्ताद, कौन है वहां? रोशनी जहां जाकर गिरी, वहां सिर्फ घनी झाड़ियां थी, लेकिन हवा अचानक थम गई थी। जो बारिश की बूंदें पत्तों पर गिर रही थी, उनका टपकना भी जैसे रुक गया था। पूरे जंगल में एक सन्नाटा पसर गया, ऐसा सन्नाटा जो कान के पर्दों में सीटी की तरह बजने लगता है। कुछ नहीं है, जंगली जानवर होगा। तू रोशनी यहां रख, मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए कहा, पर मेरे हाथ अब पाना संभालते वक्त हल्के से कांप रहे थे। मैंने फिल्टर खोला, उसमें कोई कचरा नहीं था, नहीं डीजल खत्म हुआ था, सब कुछ सही था। लेकिन जब मैंने चाबी घुमाकर सेल्फ मारने की कोशिश की, तो गाड़ी से केवल एक ठंडी सी किक किक की आवाज आई, जैसे बैटरी पूरी तरह मर चुकी हो। जबकि शाम को ही मैंने रीवा में नई बैटरी डलवाई थी। उस्ताद, बजरंगी ने मेरी शर्ट का कोना कसकर पकड़ लिया। अब क्या है? मैंने झुंझलाकर पूछा। रोशनी के पार देखिए, झाड़ियों के ठीक पीछे कोई खड़ा है। मैंने टॉर्च ली और उस तरफ सीधा फोकस किया। लगभग 30-40 कदम की दूरी पर महुए के एक विशाल तने के पास एक साया खड़ा था। वो कोई इंसान ही था, लेकिन उसकी बनावट कुछ अजीब थी। वो बहुत दुबला, असामान्य रूप से लंबा था और उसने कोई गंदा, मैला कपड़ा लपेट रखा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि टॉर्च की पूरी रोशनी उस पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखें चमक नहीं रही थी। वे सिर्फ दो गहरे, खोखले गड्ढे की तरह दिख रही थी। वो हिल नहीं रहा था, बस हमारी तरफ मुंह किए खड़ा था। कौन है बे? मैंने जोर से आवाज लगाई। मेरी आवाज जंगल में गूंजी और वापस लौट आई, पर उस साये ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक उस साये ने अपना दाया हाथ उठाया। उसकी उंगलियां बहुत लंबी थी, सामान्य इंसानी हाथों से कम दोगुनी लंबी। उसने उंगली से आगे सड़क की तरफ इशारा किया। उस्ताद, गाड़ी के अंदर चलो, चलो अंदर। बजरंगी लगभग रोने लगा और मुझे घसीटते हुए केबिन की तरफ ले जाने लगा। हम दोनों झटके से केबिन के अंदर घुसे और तुरंत दरवाजे अंदर से लॉक कर लिए। बजरंगी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और हनुमान चालीसा का पाठ बुदबुदाने लगा। मैं शीशे से बाहर देखता रहा। टॉर्च की रोशनी में वो साया धीरे धीरे आगे बढ़ा। वो चल नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन से 2 इंच ऊपर तैरता हुआ सड़क की तरफ आ रहा हो। उसके पैरों की कोई आहट नहीं थी। जब वो हमारी गाड़ी के विंडशील्ड के पास पहुंचा, तो मुझे उसकी सूरत स्पष्ट दिखाई दी। उसका चेहरा पूरी तरह झुलसा हुआ था। त्वचा जगह जगह से छिलकर लटक रही थी, जैसे किसी बहुत भीषण आग में वह जिंदा जला हो।
उसकी गर्दन पर एक गहरा सड़ा हुआ घाव था जिसमें से कोई काला गाढ़ा तरस रिश्ता हुआ दिखाई दे रहा था। उसने अपने सूखे फटे हुए होंठ खोले। कोई शब्द बाहर नहीं आया, केवल एक बहुत ठंडी हवा का झोंका केबिन के शीशों से टकराया, जिससे अंदर जमा भाप जमने लगी। उसने फिर से वही इशारा किया। सड़क के आगे, मोड़ के उस पार। मेरी छाती में दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो रिब्स तोड़कर बाहर आ जाएगा। मैं कोई नौसिखिया नहीं था। मैंने जीवन में कई तरह के खतरे देखे थे, डाकू, हाईवे के लुटेरे, भयानक एक्सीडेंट्स, लेकिन ये जो सामने खड़ा था वो इस दुनिया का इंसान नहीं था। ये मौत का वो रूप था जो किताबों या कहानियों में नहीं, सिर्फ रात के सन्नाटे में सड़क किनारे मिलता है। अचानक गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से कोई स्टेशन नहीं बज रहा था, सिर्फ तेज घरघराहट और सीटी जैसी आवाज आ रही थी। फिर उस घरघराहट के बीच में से एक बहुत पुरानी, भारी और फटी हुई आवाज उभरी। आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है, गुप्ता जी इंतजार कर रहे हैं। रेडियो बंद हो गया। गाड़ी का सेल्फ अपने आप घुमा और इंजन एक ही झटके में स्टार्ट हो गया। हेडलाइट्स फिर से जल उठीं। सामने सड़क बिल्कुल साफ थी। वो भयानक साया गायब हो चुका था, जैसे वो कभी था ही नहीं। बजरंगी ने घबराकर आंखें खोली। उस्ताद, ये क्या था? मेरे गले में थूक सूख चुका था। मैंने स्टीयरिंग पर उंगलियां कसी। गाड़ी स्टार्ट थी, लेकिन मेरे पैर क्लच पर कांप रहे थे। आगे मोड़ था और उस मोड़ के पार वही गुप्ता जी का ढाबा था जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया था। पर अब मुझे याद आया, वो ढाबा तो आज से 10 साल पहले एक भीषण अग्निकांड में जलकर राख हो गया था, जिसमें मालिक और उसके 6 कारीगर जिंदा जल मरे थे। मैंने शीशे में देखा, पीछे रास्ते पर केवल घोर अंधेरा था। आगे बढ़ने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। बजरंगी, मैंने बहुत धीमी और गंभीर आवाज में कहा, अपने पास जो भी लोहे की चीज है उसे कसकर पकड़े रहा, और जो कुछ भी आगे देखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वहां से कुछ खाना मत, एक निवाला भी नहीं। मैंने पहला गियर लगाया और गाड़ी को उस मोड़ की तरफ बढ़ा दिया जहां कालियाना घाटी का सबसे भयानक छलावा हमारा इंतजार कर रहा था। मोड़ घूमते ही सामने जो नजारा था, उसने एक पल के लिए मेरे मन की घबराहट पर पानी फेर दिया। सड़क के दाहिने तरफ पीली रोशनी से जगमगाता हुआ गुप्ता जी का ढाबा खड़ा था। 2-3 ट्रक किनारे खड़े थे, जिनमें से एक का ड्राइवर नीचे उतरकर अपने कपड़े झाड़ रहा था। ढाबे के छप्पर के नीचे से गरम गरम रोटियों और दाल तड़के की ऐसी सौंधी खुशबू आ रही थी कि किसी भी भूखे इंसान की लार टपक जाए। चूल्हे की आग की लाल लपटें उठ रही थी और 1-2 छोटे लड़के, छोटू, हाथ में पानी के जग लिए इधर सुधर भाग रहे थे। सब कुछ इतना सामान्य, इतना सच्चा और जीता जागता लग रहा था कि मुझे खुद अपनी याददाश्त पर शक होने लगा। क्या सच में ये ढाबा 10 साल पहले जल चुका था, या फिर जो बातें मैंने हाईवे पर सुनी थी वे महज उड़ती हुई अफवाहें थी? उस्ताद, ये रहा ढाबा। आप तो फालतू में डरा रहे थे। बजरंगी के चेहरे पर राहत की मुस्कान तैर गई। उसने तुरंत सीट बेल्ट खोली और गाड़ी से उतरने के लिए दरवाजा धकेलने लगा। मैंने झटके से उसका हाथ पकड़ लिया। ठहर जा बजरंगी, इतनी जल्दी क्या है? मैंने केबिन का शीशा थोड़ा नीचे किया। हवा अंदर आई। हवा में गरम मसालों और भुने हुए जीरे की महक थी। लेकिन जैसे ही मैंने गहरी सांस ली, उस मसालों की खुशबू के ठीक नीचे एक बहुत बारीक, सड़ी हुई और मीठी सी बदबू महसूस हुई, जैसे चूहा मरे कई दिन बीत गए हों और किसी ने उस पर बहुत सारा इत्र छिड़क दिया हो। बजरंगी, ध्यान से देख, मैंने ढाबे की तरफ इशारा करते हुए धीमी आवाज में कहा। क्या देखना है उस्ताद? सब तो खा पी रहे हैं। सामने खड़े उन 2 ट्रकों को देख, उनके नंबर प्लेट पर ध्यान दे। बजरंगी ने आंखें छोटी करके देखा। दोनों ट्रकों के नंबर प्लेट पूरी तरह से धूल
और कीचड़ से सनी हुई थी। लेकिन जो नंबर दिख रहे थे वे पुराने ढांचे के थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि उन गाड़ियों के पहियों के नीचे उगी हुई घास इतनी लंबी थी कि लग रहा था वे गाड़ियां पिछले कई सालों से एक ही जगह पर बिना हिले डुले खड़ी हैं। उनके टायरों में हवा का एक कतरा तक नहीं था। वे पूरी तरह जमीन में धंसे हुए थे और वो ड्राइवर जो नीचे उतरकर अपने कपड़े झाड़ रहा था, वो लगातार अपने हाथ से एक ही कपड़े को झाड़े जा रहा था, बिना रुके, बिना मुड़े, बिल्कुल एक खिलौने की तरह जिसमें एक ही चाबी भर दी गई हो। उस्ताद, ये लोग हिल क्यों नहीं रहे सही से? बजरंगी की आवाज कांपने लगी। मैंने कहा था ना, ये छलावा है, मैंने कहा। लेकिन हमारी गाड़ी का ईंधन मीटर शून्य पर आ चुका था और रास्ते का अंधेरा इतना गाढ़ा था कि पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं बचा था। तभी ढाबे के अंदर से एक भारी भरकम इंसान बाहर निकला। गोल चेहरा, मुंह में पान दबाया हुआ, धोती कुर्ता पहने और गले में गमछा लपेटे। वो सीधे हमारी गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसके चलने में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे उसका दायां पैर उसकी मर्जी के बिना घिसट रहा हो। वो हमारी खिड़की के पास आया। टॉर्च की धुंधली लाइट में उसकी आंखें पूरी तरह सफेद दिख रही थी। पुतलियां गायब थी, लेकिन उसकी आवाज बहुत मीठी और आदरपूर्ण थी। आओ उस्ताद, आओ। रात बहुत हो गई है। गरम रोटी और चने की दाल तैयार है। कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। ये वही आवाज थी जो थोड़ी देर पहले हमारी गाड़ी के बंद रेडियो में से गूंजी थी। नहीं गुप्ता जी, हम जरा जल्दी में हैं। थोड़ा पानी मिल जाता तो निकल जाते, मैंने अपने डर को छुपाते हुए कहा। अरे ऐसे कैसे निकल जाओगे? उसने अपना हाथ हमारी गाड़ी के शीशे पर रखा। उसकी उंगलियां इतनी ठंडी थी कि शीशे पर बर्फ जमने लगी। हमारे ढाबे पर जो एक बार आ जाता है वो बिना खाए नहीं जाता, और फिर आपकी गाड़ी अब यहां से आगे जाएगी भी नहीं। उसने मुस्कुराकर अपने दांत दिखाए। उसके दांत काले, सड़ चुके थे और मसूड़ों से लगातार गाढ़ा खून रिसाव कर रहा था। बजरंगी डर के मारे मेरी सीट से सट गया। मैंने देखा कि ढाबे के अंदर बैठे बाकी लोग भी अब अचानक चुप हो गए थे। जो लड़के पानी के जग लिए भाग रहे थे वे वहीं रुक गए थे और सब के सब मुड़कर केवल हमारी गाड़ी की तरफ देख रहे थे। उन सभी की आंखें सफेद थी और उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था। उस्ताद, बाहर मत निकलो, बजरंगी ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन तभी हमारी गाड़ी का इंजन अपने आप बंद हो गया। केबिन की सारी लाइटें बुझ गई। चारों तरफ से ढाबे के कर्मचारी हमारी गाड़ी को घेरने लगे। उनके चलने की कोई आहट नहीं हो रही थी। वे सिर्फ हवा में तैरते हुए पास आ रहे थे। बजरंगी, चुपचाप नीचे उतर, मैंने जेब से अपनी लोहे की चाबी का गुच्छा कसकर पकड़ते हुए कहा। जो मैंने कहा था, याद रखना, हाथ मत लगाना किसी चीज को। हम दोनों भारी कदमों से नीचे उतरे। हवा में ठंडक इतनी बढ़ गई थी कि हमारी सांसें भाप बनकर उड़ रही थी। गुप्ता जी, ढाबे का मालिक, ने हमें रास्ता दिखाया और हम ढाबे के छप्पर के नीचे बनी एक लकड़ी की टेबल पर जाकर बैठ गए। टेबल पर आते ही एक छोटा लड़का हमारे सामने 2 पीतल की थालियां रख गया। थालियों में गरम गरम रोटियां, तड़के वाली दाल और लाल मिर्च का अचार रखा हुआ था। खाना देखने में इतना स्वादिष्ट लग रहा था कि बजरंगी, जो भूख से बेहाल था, अपनी घबराहट भूलकर सीधे हाथ बढ़ाने लगा। रुक, मैंने झटके से उसका हाथ झटक दिया। क्या हुआ उस्ताद? गरम गरम ही तो है। मैंने अपनी चाबी के गुच्छे में से लोहे की चाबी निकाली और धीरे से उस दाल के कटोरे में डुबो दी। जैसे ही लोहा उस दाल से टकराया, एक जोरदार छन की आवाज हुई। देखते ही देखते वो स्वादिष्ट दाल एक काले, बदबूदार कीचड़ और कीड़ों में बदल गई। रोटियां राख के ढेर में तब्दील हो गई और लाल मिर्च का अचार इंसानी दांतों और सड़े हुए मांस के टुकड़ों का रूप ले चुका था। बजरंगी की चीख निकलते निकलते बची। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। पूरे ढाबे में सन्नाटा छा गया।
गुप्ता जी जो पास ही खड़ा था, उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी सफेद आंखें अब लाल पड़ने लगी थी। लोहा, तुम्हें लोहा साथ नहीं लाना चाहिए था उस्ताद। गुप्ता जी की आवाज अब मीठी नहीं रही। वो एक भयानक, घुरघुराती हुई राक्षसी आवाज में बदल चुकी थी। ढाबे के सारे कर्मचारी और वहां बैठे ग्राहक अब अपनी अपनी जगहों से उठ खड़े हुए थे। उनके चेहरे छिलने लगे थे और उनके शरीरों से वही पुरानी जलने की सड़ांध आने लगी थी। वे सब धीरे धीरे हमारी टेबल की तरफ बढ़ने लगे। गुप्ता जी की वो घुरघुराती हुई राक्षसी आवाज पूरे ढाबे में गूंज उठी। ढाबे के ऊपर लगे छप्पर की सूखी घास में से अजीब सी फुसफुसाहटें आने लगी, जैसे सैकड़ों कीड़े एक साथ रेंग रहे हों। जो ग्राहक कुछ देर पहले शांति से खाना खा रहे थे, उनके हाथ पैर अजीब कोणों पर मुड़ने लगे थे। किसी की गर्दन पूरी तरह पीछे घूम चुकी थी, तो किसी के मुंह से काला बदबूदार झाग निकल रहा था। उस्ताद, ये तो सब तरफ से घेर रहे हैं हमें। बजरंगी का गला डर के मारे पूरी तरह बैठ चुका था। उसने जमीन पर पड़ी एक पुरानी लकड़ी की बेंच को कसकर पकड़ लिया। मैंने अपने दिमाग को ठंडा रखने की पूरी कोशिश की। 15 सालों में सड़क ने मुझे एक बात सिखाई थी, अगर डर आपके दिमाग पर हावी हो गया तो समझो खेल खत्म। मैंने जेब से टॉर्च निकाली और सीधे गुप्ता जी की लाल पड़ती आंखों पर रोशनी मारी। रोशनी पड़ते ही गुप्ता जी ने एक जोरदार चीख मारी और अपना हाथ चेहरे के आगे कर लिया। उसकी त्वचा पर जहां जहां टॉर्च की पीली रोशनी पड़ रही थी, वहां से धुआं निकलने लगा, जैसे किसी ने तपते लोहे पर पानी डाल दिया हो। बजरंगी, रोशनी से डरते हैं ये। टॉर्च की लाइट इनके मुंह पर रख और मेरे पीछे पीछे चल, मैंने चिल्लाकर कहा। लेकिन उस्ताद, जाना कहाँ है? बाहर तो पूरी काली रात है और रास्ता भी नहीं दिख रहा गाड़ी की तरफ। लेकिन सीधे बाहर निकले तो ये झपट पड़ेंगे। हमें ढाबे के पीछे से होकर चक्कर काटना होगा। हम दोनों धीरे धीरे पीछे हटने लगे। ढाबे के 4-5 कर्मचारी, जो अब पूरी तरह सड़ चुके कंकालों की तरह दिख रहे थे, हमारी तरफ घिसटते हुए आ रहे थे। उनके नाखून असामान्य रूप से लंबे और काले थे। जैसे ही कोई पास आता, मैं लोहे के चाबी के गुच्छे को हवा में लहरा देता। लोहे की मौजूदगी से वे एक कदम पीछे हट जाते, लेकिन उनका घेरा धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। पीछे हटते हटते हमारा पीठ ढाबे के किचन वाले हिस्से की दीवार से टकराई। किचन के अंदर चूल्हा अभी भी जल रहा था, लेकिन उस चूल्हे पर कोई दाल या सब्जी नहीं पक रही थी। विशाल लोहे की कड़ाही में कोई काला गाढ़ा तेल उबल रहा था और उसकी तली में इंसानी हड्डियां तैर रही थी। हवा में जलती हुई चर्बी और सड़े हुए मांस की ऐसी भयानक बदबू थी कि मुझे तुरंत उल्टी आ गई। ओ गॉड! उस्ताद, ये लोग क्या पका रहे थे? बजरंगी ने अपना मुंह ढकते हुए कहा। तभी गुप्ता जी की आवाज किचन की छत से आई। वो जमीन पर नहीं था, वो चींटियों की तरह किचन की लकड़ी की बल्लियों पर उल्टा लटका हुआ था। उसका सिर पूरा 180 डिग्री घूमकर नीचे हमारी तरफ लटक रहा था। तुम खाना नहीं खाओगे ओम? गुप्ता जी ने अपने फटे हुए होठों से हंसते हुए कहा। सबको खाना पड़ता है। जो भी इस घाटी में रात को रुकता है, उसे हमारा मेहमान बनना ही पड़ता है। 10 साल से कोई भूखा नहीं गया यहां से। उसके इतना कहते ही किचन के कोने में रखी बोरियां अपने आप फटने लगी। उन बोरियों में से लाल मिर्च नहीं, बल्कि इंसानी बाल, सूखे हुए खून के लच्छे और राख बाहर गिरने लगी। मुझे सब समझ आ गया। ये ढाबा कोई साधारण प्रेत बाधित जगह नहीं थी। ये एक भयानक तांत्रिक छलावा था जो हर अमावस्या की रात उस दर्दनाक हादसे को दोहराता था। 10 साल पहले जब ये ढाबा जला था, तो यहां के लोग तड़प तड़प कर मरे थे। अब उनकी आत्माएं चाहती थी कि जो भी इस रास्ते से गुजरे, वो भी उसी आग और तड़प का हिस्सा बने। बजरंगी, मैंने बहुत धीमी आवाज में कहा, सामने देख, चूल्हे के पास वो मसालों का बड़ा डिब्बा रखा है। हाँ उस्ताद, पर उसका क्या करना है?
उसमें असली तीखी लाल मिर्च का पाउडर है। ढाबे का खाना भले ही छलावा हो, लेकिन जो सामान यहां रखा है उसमें से कुछ चीजें असली दुनिया की हैं। अगर आत्माएं आग और तीखेपन से डरती है तो यही हमारा रास्ता बनाएगा। पर उस्ताद, अगर हमने उन्हें छेड़ा तो ये हमें मार डालेंगे। मर तो वैसे भी रहे हैं बजरंगी। जो मैं कहूं वही कर। मैंने अपनी पूरी ताकत से लोहे की बेंच उठाई और सामने खड़े 2 कंकालों की तरफ फेंक दी। वे दोनों टकराकर नीचे गिरे। उसी पल मैंने बजरंगी का हाथ पकड़ा और हम दोनों किचन के चूल्हे की तरफ लपके। गुप्ता जी छत से सीधे हमारे ऊपर कूदा। उसके भारी ठंडे शरीर के गिरते ही पूरी जमीन कांप गई। उसके लंबे नाखूनों ने मेरी शर्ट का कंधा फाड़ दिया और मेरी पीठ पर एक गहरा खरोंच आ गया। जलन इतनी तेज थी जैसे किसी ने तेजाब डाल दिया हो। मैंने दर्द से कराहते हुए मुड़कर देखा। गुप्ता जी का झुलसा हुआ चेहरा मेरे मुंह से महज 2 इंच की दूरी पर था। उसकी आंखों के खाली गड्ढों में से कीड़े रेंगकर बाहर गिर रहे थे। अब तुम कहीं नहीं जाओगे ड्राइवर, वो घुरघुराया। मैंने बिना सोचे समझे अपनी जेब से लोहे की चाबी निकाली और सीधे उसकी गर्दन के घाव में घूम दी। एक रूह कपा देने वाली चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। गुप्ता जी पीछे हटने लगा। उसकी गर्दन से काला खून और धुआं निकलने लगा। बजरंगी, अभी मिर्च का डिब्बा उठा और चूल्हे की जलती आग में फेंक दे, मैं चिल्लाया। बजरंगी ने बिना एक पल गवाए पास रखा स्टील का बड़ा डिब्बा उठाया और उसे सीधे उबलती कड़ाही और जलती हुई लकड़ियों के बीच पटक दिया। अगले ही सेकंड जो हुआ उसकी कल्पना न मैंने की थी न उन भटकती आत्माओं ने। जैसे ही बजरंगी ने वो भारी डिब्बा उठाकर जलते चूल्हे और उबलती कड़ाही के बीच पटका, ढक्कन झटके से खुल गया। कई किलो तीखी घर की पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर सीधे दहकते हुए अंगारों पर जा गिरा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर चूल्हे से गहरे लाल और काले रंग के धुएं का एक विशाल गुबार उठा। वो महज धुआं नहीं था, उसमें तीखेपन की ऐसी भयानक तीव्रता थी कि हवा खुद जलने लगी। मिर्च के आग में भुनते ही जो धुआं किचन में फैला, उसने 1 सेकंड के भीतर पूरे माहौल को बदल कर रख दिया। धूं धूं, मेरी आंखों में ऐसा लगा जैसे किसी ने सीधे उबलता हुआ तेजाब डाल दिया हो। पलकें झपकना बंद हो गई। गले में ऐसी भयानक जलन उठी कि सांस खींचना किसी जलते हुए लोहे की सलाख को निगलने जैसा लगने लगा। बजरंगी अपनी छाती पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी खांसी की आवाज से पूरा केबिन नुमा किचन गूंज उठा। लेकिन उस धुएं का असली और खौफनाक असर हम पर नहीं, बल्कि उन भटकती आत्माओं पर हुआ। गुजी, जो थोड़ी देर पहले उल्टा लटका हुआ मेरी गर्दन दबोचने आ रहा था, धुएं का पहला झोंका लगते ही हवा में ही तड़प उठा। उसकी दर्दनाक चीख सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो इंसानी चीख नहीं थी, बल्कि सैकड़ों मरे हुए लोगों की मिलीजुली एक ऐसी करह थी जो सीधे दिमाग की नसें फाड़ दे। आहे, आग! ये कौन सी आग है? गुप्ता जी चीखा। उसकी सफेद पड़ चुकी आंखें झुलसने लगी और उसकी त्वचा जो पहले से अधजली थी, पपड़ी बनकर जमीन पर गिरने लगी। मिर्च का धुआं उस छलावे के लिए किसी जहर से भी ज्यादा घातक साबित हो रहा था। तांत्रिक छलावा जो पिछले 10 सालों से उस सुनसान हाईवे पर यात्रियों को फुसलाकर अपना शिकार बना रहा था, इस तीखे धुएं की गर्माहट और कड़वाहट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ढाबे के बाकी कर्मचारी और वे ग्राहक जो हमारी तरफ बढ़ रहे थे, अपनी आंखों और चेहरों को हाथों से ढककर जमीन पर लौटने लगे। उनके शरीरों से काला गाढ़ा धुआं निकलने लगा और जहां जहां धुआं पहुंच रहा था, वहां का आभासी ढाबा पिघलने लगा। मेरी आंखों से लगातार पानी बह रहा था। जलन के मारे धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन मैंने देखा कि ढाबे की जगमगाती पीली रोशनी अचानक फड़फड़ाने लगी। दीवारें जो लकड़ी और सीमेंट की दिख रही थी, गलकर बहने लगी। ताजा पके भोजन की सुगंध पूरी तरह गायब हो चुकी थी।
अब सिर्फ जलती हुई मिर्च, सड़े हुए मांस और पुरानी राख की ऐसी सड़ांध फैली थी कि दम घुटने लगा था। बजनरगी, उठ! मैंने खांसते हुए अपनी पूरी ताकत जुटाई और जमीन पर पड़े बजनरगी की शर्ट की कॉलर पकड़ी। उठ भाई, छलावा टूट रहा है। अगर अभी नहीं भागे तो इस धुएं और राख में दम घुट जाएगा। बजनरगी खांसते खांसते बेहाल था। उसकी आंखों से खून के आंसू जैसे लाल धब्बे छलक रहे थे। मैंने उसे खींचकर खड़ा किया। जब हम किचन से बाहर की तरफ भागे तो जो नजारा सामने आया उसे देखकर मेरे कदम जहां के तहां जम गए। जो गुप्ता जी का ढाबा कुछ मिनट पहले झिलमिलाती लाइटों, लकड़ियों के ढांचे और गरम गरम रोटियों की सौंधी महक से महक रहा था, वो अब गायब हो चुका था। उसकी जगह केवल एक 10 से 12 साल पुराना, पूरी तरह जलकर कोयला बन चुका खंडहर खड़ा था। छत की जगह केवल जली हुई काली बल्लियां लटक रही थी। टेबल और कुर्सियां नहीं थी। जमीन पर केवल टूटे हुए लोहे के पुराने ड्रम, जंग लगे बर्तन और काली राख की मोटी परत बिछी थी। और वे लोग, वे कोई इंसान या कपड़े पहने हुए कर्मचारी नहीं थे। जमीन पर जगह जगह इंसानी कंकाल पड़े हुए थे, जिनकी हड्डियों पर जलने के काले निशान थे। गुप्ता जी का वो विशाल साया अब जमीन पर पड़ा एक जलता हुआ कंकाल मात्र रह गया था, जो राख के ढेर में छटपटा रहा था और उसकी खोपड़ी के भीतर से धुआं निकल रहा था। उस्ताद, ये तो सब जला हुआ है। बजनरगी कांपती आवाज में चिल्लाया। देखने का समय नहीं है, भाग गाड़ी की तरफ, मैंने चीख कर कहा। हम दोनों खंडहर के बिखरे हुए मलबे और टूटी ईंटों को फांदते हुए सड़क की तरफ दौड़े। पैरों के नीचे सूखी पत्तियां और जली हुई हड्डियां कसमसा रही थी। लेकिन जैसे ही हम उस खंडहर से बाहर निकलकर हाईवे की डामर वाली सड़क पर पहुंचे, हवा अचानक और ठंडी हो गई। जंगल का सन्नाटा वापस लौट आया था, लेकिन वो सन्नाटा शांत नहीं था। उसमें एक अजीब सी फुसफुसाहट थी, जैसे पूरा जंगल हमारे पीछे भाग रहा हो। हमारी गाड़ी 10 चक्का सड़क किनारे ठीक उसी जगह खड़ी थी जहां हमने उसे छोड़ा था, पर अब उसकी हेडलाइट्स पूरी तरह बुझी हुई थी और गाड़ी के चारों तरफ कोहरा इतना गाढ़ा हो चुका था कि टॉर्च की रोशनी भी उसमें समा जाती थी। जल्दी चढ़ केबिन में मैंने बजनरगी को लगभग धकेलते हुए क्लीनर साइड का दरवाजा खोला और अंदर ढकेला। खुद दौड़कर ड्राइवर सीट की तरफ आया, दरवाजा खोला और झटके से अंदर घुसकर लॉक लगा दिया। केबिन का माहौल बाहर से कम खौफनाक नहीं था। हवा में अभी भी वही ठंडी भाप जमी हुई थी। बजनरगी सीट के नीचे पैर सिकोड़कर बैठ गया और सिर घुटनों में छुपा लिया। मैंने कांपते हाथों से चाबी उठाई और इग्निशन में लगाई। हे भगवान, हे बजरंग बली, आज बचा ले, मैंने मन ही मन प्रार्थना की और चाबी घुमाई। किक किक किक। गाड़ी ने सिर्फ एक ठंडी आवाज की। सेल्फ नहीं उठा। नहीं नहीं, अभी नहीं। मैंने गुस्से और डर के मारे स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारा। उसी पल गाड़ी के विंडशील्ड पर बाहर से कुछ टकराया। थप, एक गीला काला हाथ गाड़ी के सामने वाले शीशे पर आ गिरा। हाथ की उंगलियां केवल हड्डियां थी, जिनके ऊपर जली हुई काली त्वचा चिपकी हुई थी। फिर दूसरा हाथ टकराया। थप, शीशे के पार उस गाढ़े कोहरे में से वही झुलसे हुए चेहरे दोबारा उभरने लगे थे। मिर्च के धुएं ने उन्हें कुछ देर के लिए पीछे जरूर धकेला था, लेकिन छलावा भले ही टूट गया हो, उन अतृप्त आत्माओं का गुस्सा अब 100 गुना बढ़ चुका था। वे समझ गई थी कि हमने उनका छलावा पहचान लिया है और हम उन्हें बेवकूफ बनाकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। शीशे पर एक साथ दर्जनों हाथ पड़ने लगे। थप थप थप, केबिन का भारी शीशा दबाव से चटकने लगा। महीन बाल जैसी दरारें शीशे पर उभरने लगी। बाहर से वही फटी हुई भयानक आवाजें गूंजने लगी। तुमने हमारी शांति छीन ली, तुम यही रहोगे इसी घाटी में हमारे साथ। बजनरगी रोने लगा। उस्ताद, शीशा टूट जाएगा, ये हमें मार डालेंगे। मैंने डैशबोर्ड पर नजर दौड़ाई।
चाबी का गुच्छा मेरे हाथ में था, पर गाड़ी की बैटरी मर चुकी थी। तभी मेरी नजर अपने पैरों के पास पड़ी। केबिन में सीट के नीचे मिर्च के 2 छोटे बोरे रखे थे। जो माल हम नागपुर से लाद कर ले जा रहे थे, उसमें से 2 सैंपल बोरे मैंने केबिन में रखे थे, और पास ही रखा था मेरा पुराना पीतल का इमरजेंसी स्टोव, जो मैं रात को चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करता था। मेरे दिमाग में एक आखिरी बेहद खतरनाक विचार आया। अगर मिर्च का धुआं खंडहर में असर कर सकता था, तो इस बंद केबिन के बाहर की हवा में अगर आग और मिर्च का तांडव मच जाए, तो शायद ये साए पीछे हट जाए। बजनरगी, रोना बंद कर और वो मिर्च का बोरा फाड़। मैंने चिल्लाते हुए सीट के नीचे से माचिस और कपड़ों की पुरानी चिंदी निकाली। क्या करने जा रहे हो उस्ताद? वही जो हमें जिंदा बाहर निकालेगा, मैंने कहा, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि क्या यह तरीका काम करेगा, या हम गाड़ी के अंदर ही अपने ही धुएं से घुटकर मर जाएंगे। बोरा फाड़ बजनरगी, जल्दी कर। मेरी आवाज में ऐसी हिस्टीरिया जैसी तड़प थी कि बजनरगी ने बिना एक पल गवाए सीट के नीचे रखा मिर्च का बोरा खींचा और अपनी पूरी ताकत से फाड़ दिया। सूखी लाल मिर्चों का ढेर हमारे पैरों के बीच बिखर गया। बाहर शीशे पर पड़ते हाथों के थपेड़े अब और तेज हो चुके थे। थप थप, छन छन। विंडशील्ड की दरारें मकड़ी के जाले की तरह पूरे शीशे पर फैल चुकी थी। ठंडी सड़ी हुई हवा अब उन दरारों के बीच से अंदर आ रही थी। मैंने पीतल के इमरजेंसी स्टोव को उल्टा करके उसमें बची आखिरी स्पिरिट की बूंदें निकाली। सीट के गद्दे से थोड़ा सा स्पंज फाड़ा और माचिस जला दी। भभक, नीली पीली आग की लपटें केबिन के छोटे से फर्श पर उठ खड़ी हुई। मैंने बिना सोचे समझे मुट्ठी भर भर कर सूखी लाल मिर्चें सीधे उस आग के हवाले करना शुरू कर दिया। उस्ताद, हम मर जाएंगे। केबिन बंद है, बजनरगी चीखा। मरेंगे तो जिंदा रहकर बाहर निकलेंगे, इन मुर्दों का निवाला बनकर नहीं, मैंने चीख कर कहा। अगले ही पल उस छोटे से बंद केबिन के भीतर तबाही मच गई। मिर्चों के आग में जलते ही जो धुआं उठा, उसने केबिन का दम घोंट दिया। मेरी आंखों में ऐसा लगा जैसे किसी ने लाल उबलता हुआ सीसा उड़ेल दिया हो। गला पूरी तरह रूंध गया। छाती में ऐसी भीषण जलन उठी कि लगा फेफड़े अभी फटकर बाहर आ जाएंगे। मैं और बजनरगी दोनों केबिन के फर्श पर गिर पड़े। खांसते खांसते मुंह से थूक और खून के कतरे निकलने लगे। लेकिन वो तीखा धुआं सिर्फ केबिन के अंदर ही नहीं रहा। विंडशील्ड की दरारों और दरवाजों के रबर सील के बीच से वो धुआं बाहर की तरफ भागने लगा, ठीक उन भूखी आत्माओं के चेहरों पर। बाहर अचानक एक ऐसा शोर गूंजा कि लगा पूरा जंगल चीख उठा हो। आहे! आग! फिर से आग! मिर्च का धुआं उन सायों की छलावे वाली शक्ति पर सीधे तेजाब का काम कर रहा था, जो हाथ शीशे को तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। वे धुएं का स्पर्श पाते ही काले पड़कर झुलसने लगे। शीशे पर लटकते झुलसे हुए चेहरे तड़प कर पीछे हटने लगे। मैंने खांसते हुए आंखों से बहते आंसुओं के बीच अपनी धुंधली दृष्टि से बाहर देखा। गाड़ी के बोनेट पर चढ़े वे साए हवा में हाथ पैर मारते हुए जमीन पर गिर रहे थे। उनके शरीरों से सफेद धुआं निकल रहा था, जैसे आग बुझने के बाद कोयले से निकलता है। कालियाना घाटी का वो भयानक सन्नाटा आत्माओं के रोने और चीखने की आवाजों से भर गया था। बजनरगी, पैर बढ़ा, चाबी घुमा। मैंने फर्श पर कसमसाते हुए बजनरगी के पैर को धक्का दिया। बजनरगी ने खांसते खांसते अपना हाथ स्टीयरिंग की तरफ उठाया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, चेहरा आंसुओं और पसीने से भीगा हुआ था। उसने इग्निशन में लगी चाबी को पूरी ताकत से घुमाया। किक किक, घड़ 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 घड़। 10 चक्के का भारी डीजल इंजन एक जोरदार दहाड़ के साथ जिंदा हो उठा। हेडलाइट्स की दोनों तेज पीली बीम चमकी और घने कोहरे को चीरती हुई दूर सड़क पर जा गिरी। सामने का नजारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सड़क पर कोई ढाबा नहीं था, कोई जगमगाहट नहीं थी। सिर्फ खंडहर के सामने सड़क के बीचों बीच वही लंबा
दुबला साया खड़ा था जिसकी आंखें खोखली थी। ढाबे का असली रूप, उस तांत्रिक छलावे का मुख्य साया। उसके पीछे दर्जनों अन्य काले साये जमीन पर रेंग रहे थे। गाड़ी चढ़ा दे उस्ताद। रुकना मत, बजनरगी चिल्लाया। मैंने गियर में गाड़ी डाली, एक्सीलेटर को पूरी ताकत से जमीन तक दबा दिया। गाड़ी के भारी 10 पहिए कच्चे में कसमसाए और फिर चीखते हुए डामर की सड़क पर दौड़ पड़े। इंजन की दहाड़ और जलती मिर्च के धुएं के बीच हमारी भारी गाड़ी सीधे उन सायों के झुंड की तरफ बढ़ी। धड़ाम, ऐसा लगा जैसे गाड़ी किसी बहुत भारी बर्फ की दीवार से टकराई हो। केबिन में एक बर्फीला झटका लगा। विंडशील्ड का चटका हुआ शीशा पूरी तरह टूटकर हमारे ऊपर आ गिरा। लेकिन मैंने एक्सीलेटर से पैर नहीं हटाया। गाड़ी उन सायों को कुचलती हुई, कोहरे को चीरती हुई आगे निकल गई। पीछे शीशे में मुझे दिखाई दिया कि खंडहर के बीचों बीच एक विशाल लाल रोशनी जल रही थी, जैसे पूरा का पूरा खंडहर फिर से आग की लपटों में घिर गया हो और उसमें से तड़पती हुई आत्माओं की चीखें धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। हम रुकना नहीं चाहते थे। रफ्तार 60, 70, 80 तक पहुंच गई। कालियाना की वो घुमावदार और तीखी घाटी पीछे छूटती जा रही थी। केबिन का धुआं टूटे हुए विंडशील्ड की हवा से धीरे धीरे बाहर निकल रहा था, लेकिन मेरी और बजनरगी की सांसें अभी भी बुरी तरह फूल रही थी। हमने लगभग 40 किलोमीटर तक बिना ब्रेक दबाए गाड़ी दौड़ाई, जब तक पूर्व की दिशा में लालिमा नहीं छा गई और सूरज की पहली किरण ने जंगलों को नहीं छुआ। तब तक मेरे पैर का दबाव एक्सीलेटर से कम नहीं हुआ। सुबह के करीब 6 बजे हमने गाड़ी शिवपुरी के पुलिस चेकपोस्ट के पास एक सुरक्षित और बड़े पेट्रोल पंप पर रोकी। गाड़ी रुकते ही हम दोनों केबिन का दरवाजा खोलकर सीधे कच्चे में गिर पड़े। पेट में उठती मरोड़ और गले की जलन से हम दोनों सड़क किनारे देर तक खांसते और उल्टी करते रहे। पेट्रोल पंप के कर्मचारी और वहां खड़े अन्य ट्रकों के ड्राइवर हमारी हालत देखकर दौड़ते हुए आए। क्या हुआ उस्ताद? एक्सीडेंट हो गया क्या? गाड़ी का शीशा कैसे टूटा है? एक पुराने ड्राइवर ने मुझे सहारा देकर उठाते हुए पूछा। मैंने अपनी लाल पड़ी, सूजी हुई आंखों से अपनी गाड़ी की तरफ देखा। गाड़ी के बोनेट और बम्पर पर कोई इंसानी खून नहीं था, लेकिन वहां काले सड़े हुए तेल और राख की एक मोटी परत छपी हुई थी और विंडशील्ड के जो टूटे हुए टुकड़े केबिन के अंदर गिरे थे, उन पर किसी के हाथों के काले जलने के निशान साफ छपे हुए थे। मैंने गहरी सांस ली। हवा में अब कोई सड़ांध नहीं थी, सिर्फ सुबह की ताजा हवा और पेट्रोल की महक थी। उस्ताद, बजनरगी ने कांपती आवाज में मुझे पुकारा। वो गाड़ी के बम्पर के पास झुका हुआ था। क्या है बजनरगी? उसने जमीन से एक चीज उठाई। वो एक पुराना भारी पीतल का तांबे जैसा सिक्का था। उस पर 1980 के दशक की मुहर लगी थी, लेकिन वो पूरी तरह आग में झुलसा हुआ और काला पड़ा हुआ था। ये वही सिक्का था जो ढाबे के उस मालिक गुप्ता जी ने रात को हमारी टेबल पर रखते वक्त दिखाया था। ये हमारी गाड़ी के बम्पर में अटका हुआ था, बजनरगी ने कहा। मैंने उस सिक्के को देखा और दूर घाटी की तरफ नजर घुमाई, जहां से हम अभी अभी अपनी जान बचाकर निकले थे। मुझे समझ आ गया था कि वो रात कोई सपना या वहम नहीं थी। वो कालियाना घाटी का एक ऐसा भयानक सच था जो हर उस राहगीर का इंतजार करता है जो रात के सन्नाटे में रास्ता भटक जाता है। मैंने सिक्का नीचे फेंका और बजनरगी के कंधे पर हाथ रखा। चल बजनरगी, गाड़ी साफ कर, हमें ग्वालियर माल पहुंचाना है। दोस्तों, यहां तक पहुंचते पहुंचते मुझे एक बात साफ समझ आ चुकी थी। हम जिस चीज से भाग रहे थे वो कोई साधारण आत्मा या छलावा नहीं था। उससे बचना अब हमारे हाथ में नहीं था, क्योंकि वो हमारी गाड़ी तक पहुंच चुका था। लेकिन असली डर अभी बाकी था। अगले कुछ घंटों में जो हुआ उसने मेरी जिंदगी ही नहीं, मौत को देखने का नजरिया भी बदल दिया। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कीजिए और भूतकाल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
क्योंकि कहानी का अगला हिस्सा यहीं से शुरू होगा। और यकीन मानिए, उसके बाद शायद आप किसी सुनसान हाईवे के ढाबे पर रुकने से पहले 2 बार सोचेंगे। मैं हूं ओम। मिलता हूं आपसे इस कहानी के अगले और आखिरी भाग में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। हर हर महादेव।